हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल फिर से आ चुका हूं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 10 अप्लाइड फिलोसॉफी के, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एनवायरमेंटल एथिक्स से डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी क्या है, ठीक है, बहुत सारे हम लोग देखेंगे इस सेशन में। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना आपको बहुत ज़रूरी है और हम लोग इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है, ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो टू द पॉइंट लिखा हुआ है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इकोलॉजी की बात करें तो देखो यहाँ पर शब्दों से छुपा हुआ है उसका अर्थ इको प्लस लॉजी। इको मीन्स एनवायरनमेंट और लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट्स। तो देखो इकोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब हम लोग जो इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, एक सेंडर और एक रिसीवर, ठीक है, उसके बीच इंटरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर इंटरेक्शन किसके साथ होगा? ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट्स, ठीक है। और इकोलॉजी का जो फोकस था वो कहाँ पर था? एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है, ये सिंपल है। तो इकोलॉजी इज़ ए साइंस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बोले तो ये आप अपने सहेली के साथ जिस तरह से रिलेशनशिप रहते हो वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। जो एनवायरनमेंट में जितने सारे जीव रहते हैं, ठीक है, उनके साथ जो इंटरेक्शन होते हैं, उनके साथ जो रिलेशनशिप रहता है, उस रिलेशनशिप की बात किया है यहाँ पर, ठीक है। इकोलॉजी का अर्थ है ये। अब एनवायरनमेंट का अर्थ क्या है? तो देखो एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, एक बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स कौन सा है? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द अर्थ, मतलब जितने सारे जीवित प्राणियाँ हैं, ठीक है, वो सारे बायोटिक फैक्टर है। और एबायोटिक फैक्टर कौन सा है? नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब टेम्परेचर, सॉयल, लाइट, मॉइस्चर, एयर, राइट। और देखो ये जितने सारे बायोटिक फैक्टर्स है वो सारे एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर निर्भर है, राइट। आप तो ये बोल नहीं सकते कि एबायोटिक फैक्टर को हमें ज़रूरत नहीं है, कि एयर तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो एयर के बिना हम लोग का गुजारा नहीं होता। और देखो मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, ठीक है, बहुत सारे ज़रूरत है। अब देखो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब इस एनवायरनमेंट में सिस्टम क्या है? देखो पॉपुलेशंस इन अ कम्युनिटी एंड द एबायोटिक फैक्टर्स विथ व्हिच दे इंटरेक्ट, राइट। जैसे मैरीन, टेरेस्ट्रियल। मैरीन मतलब समुद्रों के नीचे जो इतने सारे एनवायरनमेंट है, राइट, जैसे कोरल और जितने सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। और बायोस्फीयर देखो लाइफ सपोर्टिंग proportion of earth composed of air, land, fresh water and salt water। जैसा कि मैंने पहले एबायोटिक फैक्टर में कहा था, ठीक है, कि ये सारी ज़रूरतें हैं, राइट, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पर सेमी कहा है बायोस्फीयर में, एयर, लैंड, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, ये सारे तो हमें ज़रूरत है, राइट, हमें जीवन को निर्धारित करने के लिए। तो यही लिखा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे आर्नेस के बारे में। तो आर्नेस एक नॉर्वेजियन फिलोसोफर था, ठीक है, उसका 1912 तो 2009 इसका जीवित काल था, ठीक है। और ये फाउंडर है डीप इकोलॉजी के और शैलो इकोलॉजी भी। देखो बायोस्फेरिक एग्लिटेरियनिज्म, ठीक है, ये कॉइन किया था डीप इकोलॉजी टर्म को इन 1973 में। अब डीप इकोलॉजी, ठीक है, अभी बहुत सारे जगह पर फैली हुई है, ठीक है, जैसे फिलोसफी में इसका एडहेरेंस है, राइट, साइंस में है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में है, लिटरेचर में है। तो डीप इकोलॉजी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो आर्नेस ने इन्वेंट किया था, ठीक है, ये टर्म को डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी को। और हिज लव ऑफ द सी फर्स्ट मेड हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेचर एंड लेड हिम टू डेवलप द आइडिया ऑफ डीप एंड शैलो इकोलॉजी। 1973 तक जितने सारे इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो सारे यूज़ किया था डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी को, ठीक है। दोनों अलग अलग एनवायरमेंटलिज्म के टाइप्स बताया गया था, ठीक है। और ये डीप इकोलॉजी कहाँ से आए हैं?
ये देखो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म व्यूज जब था, ठीक है, उसको रिजेक्शन करके ये डीप इकोलॉजी आए थे, ठीक है, एमर्ज हुआ था। और ये देखो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का अर्थ है कि ह्यूमन सेंट्रिक व्यू, ठीक है, तो ये याद रखो। अब देखो अर्नेस बाय एन इकोसोफी, इकोसोफी मीन फिलोसफी ऑफ इकोलॉजिकल हार्मोनी और इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इकोसोफी को उन्होंने इस्तेमाल किया कि फिलोसफी ऑफ इकोलॉजिकल हार्मोनी और इक्विलिब्रियम इसको समझा था, ठीक है। और देखो यहाँ पर डीप इकोलॉजी का जो व्यू था, ठीक है, वो क्या है कि नेचर हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, नेचर को इंट्रिंसिक वैल्यू है। ऑल्डो लियोपोल्ड, ए थिंग इज राइट व्हेन इट टेंड्स टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी एंड ब्यूटी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। तो ये ऑल्डो लियोपोल्ड के एक कोटेशन है, ठीक है। तो ऑल्डो लियोपोल्ड ने लैंड एथिक्स के बारे में बात किया था, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो देखो ऑल्डो लियोपोल्ड का ये कोटेशन याद रखो कि ए थिंग इज राइट व्हेन इट टेंड्स टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी एंड ब्यूटी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। बायोटिक मतलब जितने सारे जीवित प्राणियाँ हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे बायोटिक कम्युनिटी हो जाएगा। और देखो ऑल ऑर्गेनिज्म आर द इक्वल मोरल अर्थ, ईच बीइंग एन एक्सप्रेशन ऑफ द गुडनेस ऑफ नेचर, ठीक है, ये तो सिंपल लिखा है। और ये डीप इकोलॉजी को यूज़ किया गया था एक रेडिकल फॉर्म में ऑफ प्रोटेस्ट टू जस्टिफाई वायलेंट एंड एक्सट्रीम एक्शन। ओके, अब देखो डीप इकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस था, ठीक है, विथ ग्रीन मूवमेंट, ठीक है, तो आप इसको ग्रीन मूवमेंट भी बोल सकते हो। देखो डीप इकोलॉजी वाज अट्रैक्टेड एज इको लाला बाय मैरी बुकिन। तो मूरी बुकिन ने ये डीप इकोलॉजी को अटैक किया था कि इको लाला बोलकर, ठीक है। और देखो हैज़ बीन यूज्ड एज ए रेडिकल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट टू जस्टिफाई वायलेंट एंड एक्सट्रीम एक्शन, ये तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही बात किया। तो लुक फेरी रेफर्ड टू सम डीप इकोलॉजिस्ट एज इको फैसिस्ट, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट अप्रोच वर्ल्ड मीन किलिंग फॉर फूड और यूजिंग द एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन नीड वुड बी रॉन्ग। मतलब मनुष्यों के लिए, ठीक है, ये जो फूड्स है, ठीक है, बहुत सारे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, ये जितने सारे हम लोग एनवायरनमेंट में ये प्राणियों को मारते हैं, ठीक है, जो ध्वंस करते हैं, वो गलत है। अब डीप इकोलॉजी ये रेफर्स किया था प्राइमरीली द अप्रोच टू एनवायरमेंटल इश्यूज, ये डेवलप किया था अर्नेस, बिल डेवेल एंड जॉर्ज सेसन ने, ठीक है, ये तीनों नाम याद रखो, अर्नेस, बिल डेवेल एंड जॉर्ज सेसन ने, ठीक है। और डीप इकोलॉजी इंडिकेट्स व्हाट इज कॉल्ड द डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू एज बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो ये जो एनवायरमेंटल है, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट ये डीप इकोलॉजी प्रोटेस्ट करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट, अब शैलो इकोलॉजी को हम लोग ये सोशल एनवायरमेंटलिज्म भी कई बार बोल सकते हैं, ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड सोशल एनवायरमेंटलिज्म। और देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये मतलब जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोचेस है, ठीक है। देखो यहाँ पर एनवायरनमेंट मैटर्स बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स इट प्रोवाइड्स फॉर सोसाइटी, ठीक है। और देखो कंजर्वेशन एट द हार्ट ऑफ शैलो इकोलॉजी। और देखो मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ए virtuous principle of itself. Human beings come first in the chain of existence and therefore should be have priority. मतलब ह्यूमन बींग्स पहले आते हैं, ठीक है, जो चेन रहते हैं, राइट, चेन मतलब पहले ह्यूमन बींग, उसके बाद, ठीक है, ये एनवायरमेंटल के जितने सारे प्राणियाँ हैं, ठीक है, उसके बाद जितने सारे बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, बहुत सारे आ जाएगा। तो यहाँ पर शैलो इकोलॉजी में ये हमारे मनुष्यों के भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। देखो रियलाइज ऑन कैलकुलेशन अबाउट व्हाट विल बेनिफिट सोसाइटी, वेरी यूटिलिटेरियन, ठीक है। और देखो अर्नेस्ट सेज इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन द डीप इकोलॉजी मूवमेंट। अर्नेस्ट ने क्या कहा कि ये डीप इकोलॉजी से ये शैलो इकोलॉजी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो देखो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि देखो शैलो इकोलॉजिस्ट टेक एन एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच to conservation. Nature should be conserved for the sake of human welfare,
ठीक है, और डीप इकोलॉजिस्ट टेक एन इकोसेंट्रिक व्यू, ठीक है, ह्यूमन्स कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट, दे आर्ग्यू इज द प्रॉब्लम नॉन द सॉल्यूशन। तो ये मनुष्य के ऊपर एनवायरनमेंट के कंट्रोल दे देना मतलब ये एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन नहीं है। देखो डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, एक स्लाइड में तो हम लोग बताया। अब देखो डीप इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड फिलोसफी which regard human life as just one of many equal components of a global ecosystem, stating that the environment should be protected for its own sake due to its intrinsic value। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि उसके अपने एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। और जो शैलो इकोलॉजी है वो क्या बोल रहा है कि एनवायरनमेंट को केयर करो, प्रोटेक्ट करो, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी को बेनिफिट्स देते हैं। मतलब जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो मटेरियल्स वैल्यू है, ठीक है। सपोज करो आपके घर में एक पेड़ है, ठीक है, वो बड़ा है, तो आप ये सोचते हो कि इस पेड़ से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। उसको काट के आप लोगों को कितना बेनिफिट्स होगा, ठीक है, बहुत सारे आप लोग सोचते हो कि मटेरियल थिंग्स, मटेरियल वैल्यूज उसके ऊपर बात करते हो कि कितना रुपया देगा, ठीक है, वो बात। शैलो इकोलॉजी में ये फाइट करते हैं पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन के बारे में। तो एन एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड एफ्लुएंस ऑफ द पीपल, और यहाँ पर आप लोगों को फोकसेस ऑन द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। तो आपको इमीडिएट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ये शैलो इकोलॉजी में। और डीप इकोलॉजी क्या है, ये एक रिलेशन है, ठीक है, टोटल फील्ड पर्सपेक्टिव रिजेक्टिंग द एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोचेस, ठीक है। और ये फोकसेस कहाँ पर करते हैं कि डीप फिलोसॉफिकल कॉज। तो यहाँ पर डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी में 8 टेनेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी आपको ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, और उसके बाद जब आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डीप इकोलॉजी में इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट, ऑल क्रिएचर्स ऑन अर्थ हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। और शैलो इकोलॉजी में क्या है कि ऑल क्रिएशन ऑफ ऑन अर्थ हैव वैल्यू ओनली फॉर देयर यूजफुलनेस टू ह्यूमंस, मतलब ये एक्सटेंसिव वैल्यू है, ठीक है। अब देखो डीप इकोलॉजी में हम लोग किसके ऊपर बात करते हैं कि द होल डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, राइट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम तरफ हम बात करते हैं। और जो शैलो इकोलॉजी है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स के साथ ये सिंपल वन के बात करते हैं। तो शैलो इकोलॉजी में हम लोग कॉम्प्लेक्स क्रिएचर के इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। और देखो जो डीप इकोलॉजी में है, देखो ह्यूमन शुड यूज़ अदर बीइंग ओनली टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है। और शैलो इकोलॉजी में क्या है कि ह्यूमन शुड always use all resources for their material and economic advantage। और डीप इकोलॉजी में the health of non-human depends on decreasing the number of humans, ठीक है। और शैलो इकोलॉजी में क्या है कि the human population can increase without restraint। तो यहाँ पर जितने सारे लिखा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक को याद रखो तो दूसरा अपने आप याद में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ह्यूमन इंटरफेस विद द वर्ल्ड इज एक्सेसिव एंड ओर्सिनेस, ठीक है। और देखो जो शैलो इकोलॉजी है वहाँ पर देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यही तो होता है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग सोचते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। और डीप इकोलॉजी में देखो ह्यूमन पॉलिसी मतलब इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी एंड आइडियोलॉजी, ठीक है, मस्ट चेंज रेडिकली। और जो शैलो इकोलॉजी है वहाँ पर देखो मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म शुड गवर्न ह्यूमन सोसाइटी। कंज्यूमरिज्म मतलब आप समझते हो ना कि जब आप किसी शॉप में जाते हो तो वहाँ पर कंज्यूमर की बात होती है, ठीक है। तो वो बात। अब देखो 7 में क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, ये डीप इकोलॉजी में कहा है। और शैलो इकोलॉजी में क्या है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड कीप राइजिंग, ठीक है। और देखो डीप इकोलॉजी में एवरी ह्यूमन हु बिलीव्स इन दीज पॉइंट्स मस्ट वर्क फॉर चेंज। और शैलो इकोलॉजी में लीव एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फॉर द एक्सपर्ट्स टू सॉल्व।
डीप इकोलॉजी में हम लोग ये प्रॉब्लम को सोचते हैं और हम लोग चेंज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैलो इकोलॉजी में हम लोग एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो सॉल्व करेगा, हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है वो बात। अब देखो ये पर डीप इकोलॉजी और इकोफेमिनिज्म के साथ कुछ डिफरेंसेस लिखा हुआ है, ठीक है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो जो डीप इकोलॉजी है वो मेल सेंट्रिक अप्रोचेस है, ठीक है, और ये मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिक जितने सारे अप्रोचेस हैं। और देखो जो वोमेन सेंट्रिक अप्रोचेस है वो इकोफेमिनिज्म में आ जाएगा, ठीक है। डीप इकोलॉजी में आइडेंटिफाई किया है कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और इकोफेमिनिज्म में ये आइडेंटिफाई किया है कि एंड्रोसेंट्रिज्म ये एक प्रॉब्लम है और या फिर पैट्रियार्की ये एक प्रॉब्लम है। और देखो डीप इकोलॉजी क्लेम्स दैट इकोफेमिनिज्म इज टू शैलो, कमिटमेंट टू नेचर मस्ट बी एट द रूट ऑफ द एनालिसिस, ठीक है। और इकोफेमिनिज्म क्लेम्स दैट डीप इकोलॉजी इज टू शैलो, डोमिनेशन एंड पावर स्ट्रक्चर मस्ट बी एट द रूट ऑफ द एनालिसिस। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक जरूर दे के जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।